नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिल्कुल अलग धज का लल्लन टॉप शो। आज का शो कैसे अलग है? आज सुर्खियां नहीं है, आज दिन का वीडियो नहीं है, आज बड़ी खबर भी नहीं है। आज तो कुछ हमारी और आपकी बात है। हम सब के घरों में ऐसे लड़के लड़कियां हैं किशोर वय के, जिन्होंने या तो 10वीं या 12वीं के इम्तिहान दिए हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हमें लगा कि एक बार फिर से वो पुनीत दिवस आ गया है जब पूरा का पूरा शो इस बात के लिए समर्पित कर दिया जाए कि आपने घबराना नहीं है। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के नतीजे आ गए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी, कैसा भी रिजल्ट आया हो, अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब आपको सतर्क रहना होगा। सावधानी सिर्फ इतनी नहीं कि 11वीं में जाएं तो कौन सी स्ट्रीम लें, या 12वीं पास की हो तो अगले साल किस यूनिवर्सिटी में जाएं, कौन सी डिग्री लें। कुछ चीज़ें इससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। हर पल चौकन्ने रहिए। पहली घंटी पर दरवाज़ा मत खोलिए, पीछे से बुलाने पर पलट कर मत देखिए, नए नंबर से आया कॉल मत उठाइए और किसी भी संदिग्ध वस्तु को हाथ मत लगाइए, क्योंकि कहीं से भी रिश्तेदार निकल सकते हैं। ये तो हर कोई बताता है कि स्पाइडरमैन के चाचा ने कहा था बड़ी पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पर कोई ये नहीं बताता कि पीटर पार्कर के क्लासमेट ने कहा था कि बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के साथ बड़े रिश्तेदार और पड़ोसी आते हैं। इससे पहले कि रिश्तेदार और पड़ोसी आपकी मार्कशीट का पंचनामा करें और आपके भविष्य से प्ले स्टेशन की तरह खेलें, इससे पहले कि कोई आपकी मार्कशीट पर लिखे आंकड़ों से आपको तौले, कुछ बातें हमारी भी सुनते जाइए। आज विजेताओं का दिन है। छात्र और उनके माता पिता साल भर से मेहनत कर रहे थे, स्कूल के साथ कोचिंग कर रहे थे। पढ़ाई अब भी पूरी तरह कोविड की छांव से बाहर नहीं आई। कितने ही बच्चों ने मोबाइल फोन पर आंखें गड़ा कर पढ़ा क्योंकि बड़ी स्क्रीन का इंतजाम नहीं हो पाया। इन सारे बच्चों के परिश्रम आज रंग लाए। रिजल्ट अब अखबार या स्कूल में नहीं देखे जाते। पहले की तरह इंटरनेट कैफे पर लाइन भी नहीं लगती और ना ही प्रिंट आउट के 20 रुपए अलग से लिए जाते हैं। अब सब घर बैठकर नतीजे देख लेते हैं, इसलिए सड़कों पर बच्चों और अभिभावकों की वैसी चहल पहल भी नहीं दिखती। जो गुदगुदी तब होती थी अब भी होती है। सबके बावजूद मिठाई खरीदी जाती है और कुछ दिल टूटते भी हैं। कम उम्र में प्रतिस्पर्धा के गलत प्रभाव को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने इस साल टॉपर्स की आधिकारिक घोषणा नहीं की, पर दोपहर होते होते ये बात सबको पता चल गई कि नोएडा की युवाक्षी विज और बुलंदशहर की तान्या सिंह ने पूरे देश में 12वीं की परीक्षा में टॉप किया। दोनों ने 500 में सिर्फ 500 नंबर हासिल किए, यानी परफेक्ट स्कोर। कहां से आते हैं ये लोग? इसी तरह बरेली की गार्गी पटेल को 10वीं में 600 नंबर मिले। जोक सपाट, टॉपर्स को बहुत बधाई। आपने बहुत मेहनत की और आपको आपके हिस्से का हासिल मिला। अब चूंकि बोर्ड आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं करता, इसीलिए परफेक्ट स्कोर वाले सारे छात्र छात्राओं की जानकारी अभी प्रेस के पास नहीं है, पर हम ये जानते हैं कि पिछले साल का नतीजा इस साल से बेहतर था। बावजूद इसके 10वीं और 12वीं के नतीजों में ऐसे बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है जिनके 10 से भी कम नंबर कटे। बढ़िया नतीजा लाने वाले सभी लोगों को, बच्चों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को लल्लन टॉप की तरफ से बधाई। पर हमारा ज़्यादा कोटा आरक्षित है किसी और के लिए। सुनिए, अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में 7.29% छात्र पास नहीं हुए। 10वीं में भी 5.60% छात्र पास नहीं हुए। इसमें वो भी हैं जो किसी कारण से परीक्षा में शामिल नहीं हुए और वो भी हैं जो कंपार्टमेंट परीक्षा देकर अब भी पास हो सकते हैं। हम जो बात आगे कहना चाहते हैं वो मुख्यतः इन्हीं छात्र छात्राओं के लिए है और उनके लिए भी जो पास तो हुए पर ऐसा स्कोर नहीं ला पाए कि उन्हें कॉलेज में आसानी से दाखिला मिले। स्कोर नहीं आया, इसका एक ही कारण था, आपने परीक्षा ठीक से नहीं दी, क्योंकि आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, आपकी तैयारी में कमी रह गई। अब इस कमी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपकी तबीयत खराब हुई हो या परिवार में कोई समस्या हो जिसकी वजह से पढ़ने का वक्त ना मिला हो, या आर्थिक तंगी हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका अपने विषय या फिर पढ़ाई में भी मन न लगता हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कामचोर हो। जी, सुनने में बुरा लगता है, लेकिन अनेक कारणों में से एक कारण यह भी हो सकता है। आपका सच आप जानते होंगे। कारण जो भी रहा हो, अब आप यहां पहुंच गए हैं। आपका दिल टूट रहा होगा, परिवार वाले निराश होंगे, लग रहा होगा कि सब खत्म सा हो गया। हमें मालूम है आप अभी ज्ञान के मूड में नहीं हैं और हम भी ऐसे कतई मूड में नहीं हैं,
लेकिन आप कुछ कहानियां तो सुन ही सकते हैं। तो सुनिए उन लोगों की कहानी जो 12वीं में पहाड़ नहीं तोड़ पाए, कुछ को कॉलेज में भी समझ नहीं आया कि क्या करना है, और कुछ तो ऐसे थे जिन्हें 7-8 साल नौकरी करने के बाद मालूम चला कि वो किस लिए बने हैं, और कुछ ऐसे भी हैं आपके सामने खड़े हैं जो नौकरी में 15 बरस बिता चुके हैं, पर फिर भी ठीक ठीक पता नहीं है कि जिंदगी का मकसद क्या है, करना क्या है। तो हमने आज अपनी बात नहीं कही, पर अपने लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम के उन जियालों से, उन लड़के लड़कियों से बात की जो अपने काम में अव्वल हैं और जो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में बुरी अंक गणित के फेर में नहीं फंसे। आप अगर आज का लल्लन टॉप शो देख रहे हैं या पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल से देख रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि ज़्यादातर शोज उस व्यक्ति ने एडिट किए एज अ वीडियो एडिटर, जो आपको अब अपनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप आज राधे श्याम की राम कहानी सुनिए। मतलब इंटीरियर गांव के इलाके से हूँ, तो स्कूल के साधन वगैरह कम हैं, तो मैं शुरू से शहर में रहा हूँ। पढ़ाई वगैरह में औसत से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं था। 10th वगैरह मैं पास किया हूँ, 75% मार्क्स हैं। 12th भी मैं साइंस स्ट्रीम से पास किया हूँ, वहाँ मार्क्स कम थे, 51% के आसपास था। जैसे बिहार से आने वाले सारे लोगों के साथ ये होता है कि वो अपने साथ अपने घर का एक्स्ट्रा बोझ सा लेके घूमते हैं शुरू से लेकर जब से वो पढ़ाई शुरू करते हैं, ताकि मतलब वो अपने घर की गरीबी वहीं दूर करेंगे। ये मतलब आम सा कल्चर है कि अपने घर का सब कुछ वहीं देखेंगे। हमेशा से ये रहा कि घर का मतलब परिवार को मुझे ही आगे लेके जाना है, और ये 10th से 12th तक जाते जाते ये काफ़ी बढ़ गया। तो मैं बीच में फिर 12th ख़त्म होते मैंने पढ़ाई लगभग ड्रॉप कर दी, और मैं दिल्ली आ गया 2007 में रिज़ल्ट के जस्ट बाद। मैं 1-2 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, और भी क्या करना है नहीं करना है इसका कन्फ्यूजन था, लेकिन ये 12th पास होते होते कंफर्म हो गया कि अब मुझे आगे पढ़ना नहीं है, रेगुलर बेस पे मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। धीरे धीरे ये हुआ कि मैं दिल्ली आया 2007 में, और हुआ ये कि मैं अपने रिलेटिव से बोला कि मुझे कोई काम के लिए मैं अप्रोच कर रहा था कि कहीं मेरा कोई जॉब वगैरह देख दीजिए, ताकि मैं थोड़े घर को हेल्प कर पाऊँ। तो मैं 2-3 तरीके का अलग अलग काम किया हूँ, फ़ोटो स्टेट की दुकानों में और कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर में, और भी छोटे मोटे ट्यूशन्स वगैरह देते रहा हूँ 2008 तक। मैं उसके बाद एक प्रोडक्शन हाउस में चला गया था, और प्रोडक्शन हाउस में जाने के बाद ये हुआ कि मैं वीडियो एडिटिंग सीखने लगा। 5-6 महीने में वहाँ रहा। 2008 के एंड में मैं एक पंजाबी चैनल है वहाँ गया हुआ था, और मैं वहाँ एडिटर के पीछे खड़ा रहता था। मैं उनको काम करते हुए देखता था, क्योंकि मुझे जिस बंदे ने वहाँ भेजा था उनका कहना था कि आप एडिटर को तंग नहीं करना, लेकिन आपको काम सीखना है तो आप पीछे खड़े रहना। तो मैं वहाँ लगभग 2 महीने के करीब मैं एडिटर के पीछे खड़ा रहता था। एक पूरे 10 बजे जाओ आप, और 7-8 बजे तक ऐसे भी किसी के पीछे खड़े रहो, देखते रहो वो क्या कर रहा है। फिर वहाँ से धीरे धीरे मुझे काम समझ में आया। पहले से मुझे थोड़ा बहुत काम आता था, तो वहाँ से मैं काम सीख गया। उसके बाद हुआ ये कि मैं वहाँ 2 महीने बाद ट्रेनिंग पे लगा। फिर 2009 के शुरुआत में मेरी वहीं ज्वाइनिंग हो गई। मैं 5-6 साल वहाँ काम किया। उसके आगे 2-4 मीडिया संस्थान में काम करता रहा हूँ। यहाँ मैं पिछले 4 साल से हूँ। तो ये ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके नंबर बहुत अच्छे नहीं हैं, आप पढ़ने में अच्छे हो, आप फोकस हो, बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड नहीं है या बाकी तकलीफ़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी नंबर्स कम आते हैं या लाइफ में और भी स्ट्रगल है, उसके बाद भी आपकी ज़िंदगी बचती है, आप आगे कुछ कर सकते हो। हमेशा अपने को ये ध्यान रखना होता है कि यदि आप मेहनती हैं और कोई चीज़ करना चाहते हैं तो कभी ना कभी देर सवेर आपको वो मंजिल तक पहुंचा दे। तो हमें लग रहा था कि हमारी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है, शायद आपकी सोच कुछ बदली हो। अब आपको सुनाते हैं दद्दा की कहानी।
लल्लन टॉप के स्पोर्ट्स एडिटर सूरज खेलना चाहते थे क्रिकेट, पापा बनाना चाहते थे डॉक्टर। बाप बेटी की लड़ाई में पढ़ाई मार खा गई, पर दद्दा स्पोर्ट्स एडिटर भी हुए और उन्होंने फार्मेसी में डिप्लोमा भी लिए। सुनिए ये घुमावदार कहानी। कहाँ से शुरू किया जाए, मतलब अपने को शुरू से मतलब क्लियर था कि क्रिकेट ही खेलनी है, क्योंकि पापा क्रिकेट देखा करते थे, उनके साथ हम भी देखते थे। तो इस चक्कर में पढ़ाई पे ध्यान उतना नहीं जा पाता था और हमेशा से मतलब पहला जो अटेम्प्ट था हाई स्कूल का उसमें तो मैं फेल हो गया था। 2 या 3 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ था, फिर 2 सब्जेक्ट्स में शायद 1 या 2 ऐसे कुछ थे। तो उसमें क्या हुआ, कंपार्टमेंट नाम की कोई चीज़, अभी पहले उसको कुछ और कहते थे जो अब मुझे याद नहीं। तो मैंने पापा से कहा यार ये वाला करा तो साल ख़राब नहीं होगा। तो पापा ने बहुत मारा और बोले कि मतलब साल ख़राब क्यों नहीं होगा, तुमने तो कर लिया ना साल ख़राब अपनी करनी से, तो दोबारा पेपर दो। फिर दोबारा मैंने पेपर दिया और कम ही लोग भरोसा करेंगे, पूरे साल मैंने मैथ्स की कोचिंग करी और पिछले साल मेरे 24 नंबर आए थे, इस बार 25 आए। 8 नंबर ग्रेस मार्क के मिले और मैं किसी तरह से पास हुआ। 303 नंबर थे ऐसे ही कुछ। 2nd डिवीज़न पास हुआ था हाई स्कूल में। उसके बाद पापा को एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अब इसकी पढ़ाई तो इससे होने से नहीं और क्रिकेट में इसको खेलने नहीं दूंगा। तो उस टाइम का ये चक्कर था अपना कि वो चाहते थे मैं पढूं और मैं चाहता था मैं क्रिकेट खेलूं। लेकिन फिर किसी तरह 1-2 साल का स्ट्रगल और बीता। 12th के एग्ज़ाम दिए, यहाँ पर थोड़े मार्क्स सुधरे इसलिए क्योंकि बायोलॉजी ने काम बना दिया, बायोलॉजी और हिंदी इंग्लिश ने, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो कभी आई ही नहीं, आज भी नहीं आती, उस टाइम भी नहीं आती थी। यहाँ 1st डिवीज़न से पास हुए और उसके बाद फिर किसी तरह से 1 साल का फिर गैप आया, थोड़े से फिर खींचातानी हुई मेरे पापा के बीच में। पापा कहते थे कि भाई अब अभी भी टाइम, अभी भी मेडिकल लाइन में आ जाओ, घुस जाओ, लेकिन मैं एकदम उसके पक्ष में नहीं था। तो 1 साल इसमें भी मेरा बर्बाद हुआ। 12th के बाद फिर आए, मास कॉम किया। मास कॉम क्यों किया था, क्योंकि इसमें किसी ने बता दिया था कि पढ़ना कम पड़ता है, यहाँ चले आए और बाद में फिर सौरभ सर मिले तो पता चला बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो अब पछतावा होता है, लेकिन उस टाइम ठीक था। और मार्क्स चूँकि बहुत ज़्यादा थे नहीं तो ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं थे। ग्रेजुएशन करी मास कॉम में, फिर IIMC से 1 साल का डिप्लोमा करा। उसके बाद अपना मीडिया की जर्नी शुरू हुई। आज लल्लन टॉप में स्पोर्ट्स एडिटर हूँ और जो मतलब थोड़ा बहुत जो भी अचीव किया उससे ये लगता है कि मतलब अब अगर पीछे देखता हूँ, अभी मैं अपनी मार्कशीट देख रहा था, मेरे फ़ोन में पड़ी हुई थी, क्योंकि ये इससे पहले रंगरूट का लाइव भी चल रहा, तो मैं देख रहा था, रिवाइज कर रहा था। और उस टाइम बुरा लगा था, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे भाई थे, कजिन्स थे, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और जिन्होंने फिर आगे जाके IIT से किसी ने पढ़ाई करी, किसी ने MBBS करा। तो वो सब लोग आजकल अपनी अपनी जगह पे सेटल हैं। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे लगता है कि मैं अपना 100% दे पा रहा हूँ और इसमें मार्क्स का कोई रोल नहीं है। और मेरी दुनिया हाई स्कूल में फ़ेल होने से ख़त्म हुई थी, जब मैं दोबारा किसी तरह से घिसट कर ही कहूँगा, क्योंकि 24 से 25 सिर्फ 1 नंबर बढ़ा पाया था मैं पूरे साल मैथ की कोचिंग करके। तो वो जो थोड़ा सा घिसट के आगे आया, उसका और इसका इस लाइफ में बहुत सारा अंतर है। उसके पीछे अंतर सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब मेरे मार्क्स कम आए, जब उतने नहीं आए जितने में मैं कोई अच्छा कॉलेज कर पाता, कोई अच्छा कोर्स कर पाता, तो मैंने उन मार्क्स के हिसाब से अपनी पढ़ाई चुनी और अपना स्पेशलाइजेशन चुना और ये देखा कि मैं किस में अच्छा हूँ, मैं क्या अच्छे से कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ। और आप लोगों में से भी जिसके कम मार्क्स आए हों, वो 100% आप देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है और उस फील्ड में जाइए। किसी की मत सुनिए, मैंने बिल्कुल अपनी फैमिली की नहीं सुनी, वरना मैं किसी और ही पेशे में होता। हालांकि बाद में मैंने डिफार्मा करा, घर वालों की जिद पर डिफार्मा करा उन्हें, लेकिन बहुत बाद में अपने करियर में सेटल होने के बाद। तो आपके मार्क्स चाहे जैसे हों, आप वो रास्ता चुनिए जो आपको अच्छा लगता है। और दुनिया मार्क्स से ना शुरू होती है, ना मार्क्स से खत्म होती है। आपका आज दिल टूटा है, ईश्वर करे ऐसा आखिरी बार हो रहा हो, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। कभी कभी आप दिल से जो चाहते हो वही बस आपके हाथ नहीं आता। इसके बावजूद उठकर कैसे खड़ा हुआ जाता है, सुनिए मोहिनी से। मैंने इंटर में कितने एग्जैक्टली मार्क्स थे मुझे इतना तो नहीं पता, बट हाँ 54 या 56 ऐसे रहा होगा। दैन फिर उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन किया, BSc में ग्रेजुएशन किया था, तो उस टाइम पे तो मेरा एम था कि हाँ मुझे डिफेंस में ही जाना है। बट किसी वजह से, क्योंकि कुछ मतलब आप कह लो कि मतलब इंग्लिश वगैरह की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मुझे एग्जैक्टली चीज़ें नहीं समझ में आती थी और कुछ ईयर गैप्स वगैरह हो गए, नहीं समझ में आता था। बट फिर किसी तरह से होते करते मैंने ग्रेजुएशन पास तो किया, बट उतने अच्छे मार्क्स नहीं बन पाए जिस चीज़ के लिए मतलब मैं प्रिपरेशन कर रही थी या जो मेरा एक एम था, मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाई। बट एक टाइम तो ये लगा कि हाँ कि अब चीज़ें ख़त्म करते हैं अब ये पढ़ाई ब्रेक कर देते हैं। बट फिर उसके बाद घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया
और फिर उसके बाद ये लगा कि हाँ, एक जगह पे जर्नी ख़त्म नहीं होती है। अगर आपका एम आप हमेशा से ऐसे ऐसे लेके चलते हो कि हाँ मुझे यही बनना है, अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो तो ऐसा नहीं है कि वहीं पे चीज़ें ख़त्म हैं, उसके बाद भी हम नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और मे भी हो सकता है वो उससे कहीं बेहतर हो। तो फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन तो मेरा मैथ से था, क्योंकि फिर मैंने वहीं पे रोका। फिर जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन था वो मैंने मास कॉम में किया। सारी जर्नी एकदम नई थी, क्योंकि आप मैथ से आप दूसरे सब्जेक्ट में जाते हो तो आप एकदम से टोटली डिफरेंट होते हो। बट कहीं ना कहीं वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि हाँ मैं जब लाइक डॉक्यूमेंट्रीज चैनल वगैरह देखती थी तो अच्छा लगता था, हाँ एक नई दुनिया है। तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे, फिर जब मैं मास कम्युनिकेशन में आई, मतलब वो भी एक उस वक्त यूनिवर्सिटी में नया कोर्स ही था। मास कॉम का वो जो एक ट्रेडिशनल कोर्स था वो नहीं था, वो वोकेशनल इन मीडिया स्टडीज़ था। तो उसका पहला बैच भी हम ही लोग थे, तो सब कुछ नया था। बट ये था कि अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो फिर उसके बाद फैमिली वालों के सपोर्ट से तो एक नई एनर्जी के साथ नई शुरुआत किया और आज ललन टॉप में एज अ वीडियो एडिटर काम कर रही हूँ। कभी कभार यूँ भी होता है कि पूरी पढ़ाई के बाद जिस करियर को हम चुनते हैं उसी में हम फिट नहीं बैठते। छोटे नाप का दस्ताना पहनने जैसा हो जाता है, न मुट्ठी बंद कर पाते हैं न हाथ खोल पाते हैं। और तब एक सलाह आपको दिशा देती है और फिर एक नई शुरुआत होती है नए रास्ते पर। आप अडेप्ट करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुनिए हमारी मार्केटिंग टीम के मुखिया अमित सोनी की कहानी। मैं मतलब पढ़ाई में वैसे मैं बहुत अच्छा नहीं था, तो बिलो एवरेज कह सकते हो स्टूडेंट। अपनी प्लस टू मैंने की आर्ट से और सेकंड डिवीज़न में पास हुआ। फिर ग्रेजुएशन किया आर्ट से ही किया मैंने। पोस्ट ग्रेजुएशन मास कॉम में किया। मतलब उस टाइम तक मैं ठीक ठाक नंबर, मतलब फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गया, मुश्किल से ही हुआ फर्स्ट डिवीज़न में पास। बट उस टाइम में मैंने अपनी इंटर्नशिप जो मैंने की वो शुरुआत करी मैंने अपनी जर्नलिज्म से। बट 2-3 महीने जर्नलिज्म करने के बाद जो मेरे मेंटर थे उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये फील्ड शायद आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आई शुड ट्राई मार्केटिंग। ओवर द पीरियड 3-4 साल काम करने के बाद मुझे पता लग गया कि मार्केटिंग मेरे लिए बना। मुझे इंटरेस्ट आने पैदा होने शुरू गया। मतलब ये जर्नी ऐसा नहीं थी कि मुझे शुरू से पता थी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं घुसता गया उसके अंदर, फिर मुझे लगता गया कि मैं इस प्रोफाइल के लिए बहुत सूटेबल हूँ। और आज मैं ललन टॉप के साथ मार्केटिंग कर रहा हूँ 13 साल से। काफ़ी कंपनीज़ में एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, काफ़ी कंपनीज़ के साथ काम कर चुका हूँ और अच्छे लेवल पे कर चुका हूँ। इंजीनियर, डॉक्टर, पेंटर क्या बनना है, बचपन से आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है और जवाब आप दे नहीं पाते। आइए आपको आज ऐसे लड़के की कहानी बताते हैं जिसे 12वीं में समझ आया कि वो इंजीनियर हो पाएगा। फिर वो थोड़ा पढ़ा और थिएटर करने लगा और थिएटर के बाद जाकर हुआ पत्रकार। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, संदीप से मिलिए। क्लास 12 में मुझे 67% आए थे, मतलब कि फर्स्ट डिवीज़न पास था, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे क्लास 12 में। और इसके बाद आपके पास ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं, खास करके अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो या फिर क्या कहते हैं कॉमर्स लेना चाहते हो। पर मेरे लिए कभी ये ऑप्शंस थे ही नहीं, कभी मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि कंपैरिजन ही क्या था कि क्लास 10 की तुलना में जो मेरा ड्रॉप था परसेंटेज में क्लास 12 में बहुत बड़ा था, क्योंकि क्लास 10 में मेरे मार्क्स अराउंड 85% रहे थे। तो मेरा क्लियर हो गया था कि भाई मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना हूँ, क्योंकि मैंने क्लास 12 साइंस में किया था। तो मुझे समझ में आने लगा था कि मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना हूँ। तो उस बाद मैंने अपने पापा से बात की। पापा का सिंपल कहना था कि बेटा अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो यूनिवर्सिटी में कर लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छी जगह है, वहाँ चले जाओ, फिर आगे का ऑप्शन देखेंगे। क्योंकि पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ। ग्रेजुएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी स्ट्रीम में रहो, चाहे साइंस में हो, कॉमर्स में हो या आर्ट्स में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ग्रेजुएट हो जाओ, फिर आगे की चीज़ें हैं, क्योंकि लाइफ सिर्फ इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं है। तो ये मेरे को ये कन्फ्यूज़न लाइफ में कभी नहीं था। पर हाँ, ये मैं कहूँगा कि मैं उस वक्त नहीं श्योर था कि मैं आगे क्या करूँगा। MBA वाली बात दिमाग में आती थी कि मैं MBA कर लूँगा कभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके। पर आया दिल्ली, यहाँ पे हिस्ट्री में ग्रेजुएट हुआ। हिस्ट्री में ग्रेजुएशन के बाद फाइनल ईयर के आसपास मैं थिएटर करता था, तो थोड़ी बहुत तो क्या कहते हैं स्टेज का फेयर और ये सारी चीज़ें चली गई थी। तो लगता था कि पब्लिक लाइफ कुछ ऐसे स्ट्रीम में काम कर सकता हूँ या किसी ऐसे फील्ड में काम कर सकता हूँ जिसमें पब्लिक लाइफ भी अगर इन्वॉल्व है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे ऑडियंस फेस करने में दिक्कत नहीं आती है। और इस दौरान मेरी मुलाकात जर्नलिज्म से हो गई। उस समय जर्नलिज्म बूम में पर था, खास करके टीवी इंडस्ट्री अपने मतलब कि सबसे बेस्ट फेज में उस समय था जब मैंने ग्रेजुएशन किया। मैं 2007 की बात कर रहा हूँ।
तब मैंने ऑप्ट किया है। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो ये कह सकते हैं कि मैंने जर्नलिज्म ऑप्ट किया है। कई लोग होते हैं कि करियर में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला और फिर यहाँ पर आ गए। नहीं, मैंने ऑप्ट किया, मैंने तय किया मुझे जर्नलिस्ट बनना है। और उसके बाद मैंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए कोशिश की। और मैं ये भी नहीं, उसके बाद भी मैंने कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई नहीं की है जर्नलिज्म की, लेकिन ये इतना है कि मैंने जो पढ़ाई की प्रैक्टिकली सीखा और आज लल्लन टॉप में काम कर रहा हूँ। अगली कहानी अमितेश की है, लल्लन टॉप की प्रोडक्शन टीम के सबसे पुराने साथियों में से एक। अमितेश कुमार आज पूरे देश में कवरेज के लिए जाते हैं। नोएडा में होते हैं तो शूट से लेकर एडिट का काम उनके जिम्मे रहता है। इंटरव्यू, लाइव कवरेज या फिक्स प्रोग्रामिंग, फ्रेम कैसे सेट होगा, अमितेश बताएंगे। टीपी सीधा दिख रहा है कि नहीं जैसी छोटी बातों पर भी ध्यान देने वाले अमितेश अपनी स्कूलिंग और कॉलेज तक में कभी भी पढ़ाई को अटेंशन नहीं दे पाए, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी रहीं। किसी तरह चीज़ें पटरी पर आने लगी तो परिवार में त्रासदी हो गई। सुनिए उनकी कहानी और देखिए कभी कभी परीक्षा कितनी लंबी चलती है। अभी मतलब जिस तरीके का रिज़ल्ट देखता हूँ ना मैं, बच्चों के 85%, 99%, हमारे टाइम में तो ऐसे खैर बहुत कम लोगों का आता था। मैंने स्टेट बोर्ड से दिया था, झारखंड एकेडमिक काउंसिल मतलब JAC, उससे दिया था। 10th में 64% थे। उसके बाद 12th करने जब गया तो जिस जगह पे 12th कर रहा था वहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप बाकी जगहों पे देखते हैं प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनके अलग अलग टेस्ट पेपर होते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। आप जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ के प्रोफेसर्स अलग से ट्यूशन देते थे, और अगर आप उनके पास ट्यूशन ना जाओ तो वो शायद आपके वाइवा वगैरह के मार्क्स काट लेते थे। तो उनके ट्यूशन जाने होते थे और उन ट्यूशन में वो पढ़ाते क्या थे, नोट्स बना के दे देते थे। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे 12th में आए 47.6%। उसके बाद लगा कि अब तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर जिस जगह मैं रह रहा था झुमरी तलैया, वहाँ पे मुझे ग्रेजुएशन में एडमिशन दिला दिया गया। मैथ्स मेरे अच्छे थे, 10th में मेरे को 92 मार्क्स आए थे। 12th में सब बराबर हो गया। फिर भी एक उम्मीद थी कि नहीं चलो मैथ्स समझ में आती है तो मैं मैथ्स लेकर के ग्रेजुएशन कर लेता हूँ। 1 साल वो करा, फिर वो लगा कि फिर वहीं उसी जगह से पढ़ रहा हूँ जहाँ से सारी चीज़ें पढ़ी थी पहले। तो फिर दिल्ली आ गया। दिल्ली जब आया तो यहाँ पे जब एडमिशन होना था तो पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर मैं वापस अपने घर चला गया। जब मैं वापस आया तब जो कोर्सेज थे वो ख़त्म हो गए। मतलब सब में एडमिशन्स फिल हो चुके थे, तो पता नहीं था किस में करना है किस में नहीं करना है। फिर मेरा भाई यहाँ MBA कर रहा था, तो उसके दोस्तों ने बोला कि इसको जर्नलिज़म करवा दो। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में था, पढ़ाई चल रही थी। तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर में आने के बाद मेरी मॉम की डेथ हो गई, तो फिर उसके बाद फिर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ पढ़ाई। उसके बाद करके 3 साल कंप्लीट हुए, और क्योंकि घर में ये प्रेशर था कि नहीं जॉब करना है, तो फिर जॉब स्टार्ट किया। फिर उसके बाद उस जॉब में कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने छोड़ के फिर IMC के लिए पढ़ाई करी। उसके बाद फिर IMC में गया। IMC के बाद भी प्लेसमेंट जब होता है, तब उस टाइम बहन की शादी थी, तो फिर से छूट गया, प्लेसमेंट में नौकरी नहीं मिली। तो फिर इधर उधर भटकता रहा, इंटर्नशिप की, एंड देन काफ़ी जगह ट्राई करने के बाद फिर लल्लन टॉप में आया। यहाँ भी इंटर्नशिप से शुरू की, और आज यहाँ पे मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। अब आपको एक दूसरे टेंजेंट पर लेकर चलते हैं। पढ़ाई के बाद नौकरी का चलन है। हम मानकर चलते हैं कि जो एक काम में टिक गया फिर वहीं रहेगा। 19-20 का फर्क आएगा पर लाइन वही रहेगी। लेकिन ये संभव है कि उतना दूर निकलने पर भी आपको लगे कि आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं, और तब खुद को बदलना एक चुनौती बन जाता है। जड़ता एक डर पैदा करती है। इन सबको लांघ कर कैसे निकला जाता है, सुनिए मुबारक अली से। 12th में मेरे 50% थे। 600 में से 300 नंबर आए थे, एग्जैक्ट 50% थे ना, मतलब 49 थे ना 51 थे। उसके बाद BSc करना शुरू किया, माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करना था, बट फिर वो समहाउ अधूरा रह गया। सेकेंड ईयर BSc से छोड़ दिया क्योंकि हम पुणे से दिल्ली माइग्रेट हो गए। यहाँ आने के बाद पढ़ाई में थोड़ा गैप आ गया। एक और जॉब वगैरह करते हुए फिर पढ़ाई करने की सोची, एंड देन फिर BCom किया मैंने फाइनली गाजियाबाद से। BCom के बाद फिर मेरी फर्स्ट जॉब थी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज एन अकाउंटेंट, एज एन जूनियर अकाउंटेंट। फिर वहाँ 8 साल काम किया तो सीनियर भी हो गए। 8 साल तक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया, वहाँ का बही खाते एंड और टैली सीखा, वो सब करते रहे। उसके बाद पहला जॉब स्विच किया तो एक IT कंपनी में एडमिन हेड के तौर पर काम किया मैंने। 1.5 साल वहाँ काम किया, ज़्यादा नहीं किया, पर उसी दौरान फेसबुक पे काफ़ी कुछ लिखने लगा था, और तभी मैंने खुद भी ये फाइंड आउट किया कि मुझे लिखना अच्छा लगता है।
और मेरी भाषा भी ठीक है क्योंकि लोग पसंद करने लगे थे। और पढ़ना और अपडेटेड रहना चीज़ों को लेकर, जो भी आसपास हो रहा है इन सब को लेकर एक व्यू पॉइंट रखना स्ट्रॉन्ग, ये सब चलता रहता था। तो तब मुझे लगने लगा कि ये भी एक ऐसा काम है जो मैं ढंग से कर सकता हूँ। एंड उसी वक्त ललन टॉप बना ही था और यहाँ ऐसे लोगों की ज़रूरत भी थी। मैंने अप्लाई किया और मुझे इन्होंने तुरंत ही बुला लिया, रख लिया, अच्छा ऑफ़र भी दिया। तो इस तरह से मैं यहाँ लैंड हुआ और फिर अब मैं ललन टॉप में ग्रेजुअली पहले मेरे पोस्ट राइटर थी, जिस नाम की मीडिया में कोई पोस्ट नहीं होती, बट फिर सब एडिटर, असिस्टेंट एडिटर करते हुए अब मैं ललन टॉप सिनेमा की टीम में सारे डे टू डे ऑपरेशंस देखता हूँ और एक अच्छी टीम फॉर्म हुई है और अच्छा काम हो रहा है। और अब लगता है कि फाइनली मुझे यहीं पहुँचना था, पर मुझे कोई आइडिया नहीं था जब मेरे 12th में 50% मार्क आए। अब कहानी एक ऐसे लड़के की जो बिल्कुल क्लूलेस था, दिमाग में आ भी रहा था, वो सच होता दिखाई नहीं दे रहा था जब तक चाचा हाथ पकड़कर काउंसलर के यहाँ नहीं ले गए, दिशा नहीं मिली। कॉलेज, और उसमें भी पत्रकारिता के कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है, कितनी ट्रेनिंग होती है, किसी से छिपा नहीं। और तब काम आती है मेंटर की सीख और काम के दौरान मेहनत। ऑन जॉब ट्रेनिंग से कैसे एक करियर बिल्ड किया जाता है, सुनिए सौरभ त्रिपाठी से। तो मेरे 12th में 67% मार्क्स थे और मैं भी उस जमात में शामिल था, उन बच्चों की जमात में शामिल था जिनको नहीं पता होता कि 12th के बाद क्या करना है। तब कई लोग होते हैं ना, बचपन में पूछा जाता है क्या करोगे, पायलट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या और बड़े बड़े सपने होते हैं, एस्ट्रोनॉट बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा भी मेरे क्लास में एक लड़के ने बोला था। पर बिल्कुल पता नहीं होता कि आदमी पायलट कैसे बनता है। अभी भी मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा पायलट कैसे बनते हैं। तो वही हाल मेरा भी था कि बिल्कुल नहीं अता पता था कि जर्नलिज्म करना है, जैसे कि मैं आज जो जर्नलिस्ट हूँ, मुझे नहीं पता था करना क्या है। और उस समय जो माहौल था 2009 में जब 12th पास किया, वो ये था कि ज़्यादातर लोग बीटेक कर रहे थे। बीटेक करेंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। एट द एंड सबको अच्छी नौकरी ही चाहिए होती है, घर वालों को भी, और जो बच्चे उसमें पढ़ रहे होते हैं 12th पास करते हैं उनको भी वही चाहिए होता है। तो मुझे भी वही चाहिए था। अगर बीटेक करने लायक मुझे ऐसा लगता था शायद जितना पैसा लगना है उतना पैसा है घर में, नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैंने ये फैसला अपने मन में लिया कि बीटेक तो नहीं करूँगा। और लोग एक्सपीरियंस देख के तो ये वो क्या करोगे, मुझे बिल्कुल क्लूलेस था क्या करूँगा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। 12th में बड़े ही एवरेज मार्क्स थे क्योंकि CBSE बोर्ड से पास हुए थे। तो चाचा, मेरे चाचा गार्जियन जैसे हैं, उन्होंने पूछा कि भाई क्या करना है। मुझे कहा मुझे नहीं पता क्या करना है। तो मुझे कानपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उनके पास लेके गए कि क्या करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं जो उनसे मेरी बातचीत हुई कि मैं, हाँ मुझे अच्छा लगता है थोड़ा कुछ हाईलाइट हों, लोग जाने पहचाने, ऐसा कुछ। उस लिहाज से उन्होंने कहा कि तुम्हें जर्नलिज्म कर लेना चाहिए। उनके भाई थे, उन्होंने जर्नलिस्ट की मतलब जर्नलिज्म की पढ़ाई की थी, मास कॉम किया था, जो बड़ा प्रचलित कोर्स है, मगर मैं बहुत अच्छा कोर्स नहीं मानता उसको। पढ़ा, मतलब मैंने उसमें ग्रेजुएशन भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, मगर मेरा हाल ये था कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के बाद ही सेकेंड ईयर से ही मैं इंटर्नशिप करने लगा, जॉब करने लगा। मतलब ग्रेजुएशन करते करते मुझे साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया था। एक अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है जर्नलिज्म में, मुझे लगता है मुझे टाइमली वो मिल गया और मैं जर्नलिस्ट के तौर पर स्थापित हो गया। मगर हाल कुछ वैसा ही था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं था बचपन से मैं इंडिया टुडे मैगजीन पढ़ रहा था या कुछ खास किताबों को पढ़ने का शौक था। मेरा हाल तो बोलने में वो था कि स्कूल में डाइज में भेज दिया जाए तो एक थॉट तक बोलने की मैं हालत ख़राब हो जाती थी। अब वो कॉन्फिडेंस धीमे धीमे गेन किया, सीखा चीज़ें। जब इस लाइन में आगे लगा कि अब तो आ ही गए हैं तो सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तब हो जाता है। आपको एक दिशा मिल जाती है तो आप फिर उस दिशा में चल लेते हैं, सीख पढ़ लेते हैं। तो वैसे ही कुछ हो गया और आज यहाँ पर हूँ। अगली कहानी एक ऐसे लड़के की जो 10वीं में फेल होते होते बचा, 12वीं में किसी तरह पास हो पाया, लेकिन जब इंजीनियरिंग की परीक्षा देने बैठा तो रैंक में इतने आंकड़े थे जितने नोट के नंबर में होते हैं। तो इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मीडिया तीनों में फार्म डाल दिया। सोच रहे हैं कितना कंफ्यूजन था इनके जीवन में। सुनिए एक कंफ्यूज लड़के की कहानी। तो जैसे तैसे पढ़ाई पूरी होती रही और 10th क्लास में पहुँचे, पहला बोर्ड एग्ज़ाम, डर लग रहा था कि कैसे होगा। तो 10th तो पास हो गए और 600 नंबर के टोटल होते थे, 361 आए, एक नंबर ज़्यादा आया तो फर्स्ट डिवीज़न का तमगा भी लग गया। लेकिन मैथ में आए मेरे 38-40 नंबर, तो मैथ में अपना हाथ एकदम तंग था। फिर आया 12th, 11th तो स्कूल में हो गया, 12th का फिर से बोर्ड एग्ज़ाम। तो 12th में आपको साइड, 11th में आके आपको साइड चुननी होती है। आर्ट साइड से पढ़ेंगे, कॉमर्स साइड से पढ़ेंगे या फिर साइंस साइड से पढ़ेंगे। तो आर्ट साइड जो है ना, वो बच्चों में बड़ा लगता है, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं आर्ट साइड। ऐसी मानसिकता, ऐसी धारणा थी। फिर आते हैं कि नहीं, उससे जो थोड़े ठीक होते हैं वो कॉमर्स ले लेते हैं। फिर उससे जो सबसे ठीक बच्चे होते हैं उनको माना जाता है हाँ वो साइंस साइड से पढ़ेंगे, और उसमें भी बायो और मैथ 2 ऑप्शन होते हैं।
तो अपने को ये लगा कि जो मैथ वाले बच्चे होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, तो हमने भी जो है दोस्त यारों को देखते हुए मैथ ले ली, और आती कुछ नहीं थी। जो सामाजिक दबाव होता है उसने मैथ दिलवा दिया, और मैथ की होती थी 6 किताबें, और शायद ही कभी 6 किताब पूरी पढ़ पाई हो, पूरी क्या कुछ भी नहीं पढ़ी थी। और 12th में जैसे तैसे करके पास कर गए, दोस्तों की कृपा दृष्टि से दोस्तों ने बहुत साथ दिया, तो मैथ का एग्ज़ाम फिर वही 40-45 नंबर आए और बाकी नंबर ठीक रहे। फिर आता है कि 12th के बाद क्या करेगा, तो उस टाइम पे इंजीनियरिंग का बड़ा जोर था, हर घर में एक इंजीनियर होता था, तो पापा कहते थे कि हाँ ठीक है तुमको इंजीनियरिंग कर लो, और अपने को तो पता था कि मैथ आती नहीं है, नील बटे सन्नाटा। तो फिर मैंने उस समय 3 UPTU, AIEEE और IIT के पेपर होते थे, तो मैंने तो हिम्मत भी नहीं की IIT और AIEEE के फॉर्म भरने के, UPTU का भरा। और UPTU का जब रिज़ल्ट आया तो मेरा जो रिज़ल्ट था वो लाखों में था, और वो जो नंबर थे ना वो मतलब आप भूल जाओ कि 6,03,500 इस टाइप से नंबर थे। तो उसके मतलब वो समझ में आ गया था कि ये अपने बस की है नहीं। और फिर ग्रेजुएशन की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और मीडिया में एक कोर्स होता था वहाँ मीडिया की पढ़ाई का, तो जैसे उसमें बस ऐसे ही रैंडमली डाल दिया था कि कंफ्यूज थे क्या करना है पता नहीं था। तो पता चला कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक मीडिया का कोर्स भी होता है, तो बोलने में वाचाल थे और सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में अच्छा लगता था, तो वहाँ पे फॉर्म ऐसे ही भर दिया। और वहाँ पे रिज़ल्ट आई, वेटिंग में थे, 10-11 वेटिंग थी, तो कुछ बच्चों ने छोड़ा, तो वहाँ भी कृपा मिली और जर्नलिज्म में आ गए, पढ़ाई की। फिर वहाँ से IMC आए, और IMC का जब फॉर्म भरा तो उस समय भी बड़ी भारी चीज़ लगती थी। IMC में 3rd लिस्ट में आया, पहली लिस्ट में भी नहीं था, दूसरी लिस्ट में भी नहीं था, तीसरी लिस्ट में आया। तो कुल मिला के ये था कि कंफ्यूज था कि करना क्या है, कैसे करना है, लेकिन वो सामाजिक दबाव को फिर आगे चल के आपने तोड़ दिया। फिर ये हुआ कि नहीं जर्नलिज्म ही करना है, और फिर मन लगा के इसी को करना शुरू किया। एक बड़ी बेसिक सी बात है कि लोगों को बड़ा दबाव रहता है, नंबर आएंगे या फिर नंबर कम आए तो क्या होगा। अभी मैं आपको बताऊं तो मुझे 7 साल से ज़्यादा हो गए जर्नलिज्म में। वो मार्कशीट आपके किसी काम नहीं आती है, वो जो नंबर होते हैं आपको एक्चुअल में याद भी नहीं रहते। आपको कोई एक आध अगर उस टाइम पे आपको याद रहे, अभी कोई आपसे पूछे कि इसमें कितने नंबर आए थे तो आपको नहीं याद रहते बहुत सारे, एक आध दो जिसमें बहुत कम आए हो या बहुत ज़्यादा हो तो रहता है। और इवन आपकी डिग्रियां, आपके जो वो होते हैं, आपको वो पहचान देते हैं कि हाँ ये पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर आना कोई जो है काबिलियत का पैमाना नहीं होता है। तो अगर आपके नंबर कम भी आते हैं और आप अपना रास्ता चुन लेते हैं और आप अपने रास्ते पे अच्छा करते हैं तो फिर अच्छा होता है। आपने ललन टॉप के हमारे साथियों को सुना, उनके बोर्ड एग्जाम के नंबर, संघर्ष और यहाँ तक के सफ़र को जाना। अब एक आखिरी कहानी, एक ऐसे लड़के की कहानी जो 12वीं पास ही नहीं हुआ, दोबारा कोशिश की तब भी 3rd डिवीज़न से आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन ये लड़का था मेहनती। जेब खर्च के लिए पैसे पूरे नहीं पड़े तो टेम्पो में कंडक्टरी की, पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़े तो लाइब्रेरी में सफाई का काम किया, आटा चक्की में मजदूरी की, कुत्ते घुमाने का काम किया, पढ़ता रहा, कोशिश करता रहा और फिर IPS हो गया, सिविल सर्विसेज क्लियर की। हम बात कर रहे हैं IPS अधिकारी 2005 के मनोज शर्मा की। महाराष्ट्र काडर के अधिकारी, मुंबई में डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर रहे, फिलहाल डेपुटेशन पर केंद्र में तैनात हैं। मनोज पर एक किताब लिखी गई जो उनके साथी अनुराग ने लिखी, 12वीं फेल। किताब वाला के लिए हमने मनोज से बात की थी, उसका एक हिस्सा सुनिए। पूरा एपिसोड सुनना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं शुरुआत करना चाहता हूं इंटरव्यू से। बड़ी कहानियां सुनी है। अभी यशवंत सिन्हा का कुछ दिनों पहले इंटरव्यू किया तो वो अपने इंटरव्यू की कहानी बता रहे थे, अपने बोर्ड की 1959 की 60 की। आपका मेहता साहब का बोर्ड था और बात यहीं पे अटक गई कि आप 12वीं में फेल हुए हो। क्या हुआ था वहाँ? बेसिकली बोर्ड किसी और का था, मेहता इसलिए लिखा गया है कि नाम बदल दिया गया है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ओहो, पर कौन थे वो? मतलब मैं अंदाजा लगाऊंगा अब तो कि के पॉल थे। मैं आपको अलग से बताऊंगा। अलग से बताएंगे जी। दरअसल जैसे ही मैं बोर्ड में गया, लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, चौथा और आखिरी अटेम्प्ट और पहला इंटरव्यू। और वो अंदर जाने के बाद जिस तरह से मेरी बात शुरू हुई तो उनको समझ में आ गया कि ये लड़का इंग्लिश में कमज़ोर है। उधर जैसे ही उन्होंने बायोडाटा देखा तो उसमें 1 साल का गैप था।
वो गैप पूछा, गैप क्यों है, तो अब मैंने सोचा कि पहले तो सोचा कि बोल दूं कि घर में कोई गमी हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए नहीं दे पाया, पर मुझे लगा कि सब झूठ बोलने से पकड़ में आ जाएंगे। मैंने बोला कि मैं फेल हो गया था। तो दो मुद्दे सामने आ गए, एक तो इंग्लिश आ गई और दूसरी आ गई कि आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, मॉडर्न इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप 12th में फेल हुए हैं, आपने कैरियर इतना कमज़ोर, हम तुमको क्यों लें, IIT के बच्चे हैं हमारे पास, IIM के बच्चे हैं हमारे पास, बेस्ट बच्चे हैं, तो आपको क्यों लें। तो ये दो मुद्दे ऐसे थे जिनसे बात करने में मुझे लग रहा था कि शायद मैं रिजेक्ट कर दिया जाऊँगा। पर इन दोनों ही मुद्दों को जिस तरह से मैंने आंसर दिया, मुझे लगा शायद उनकी समझ में आया है। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि मैंने उनको ये बताया था कि हमारे ग्लास में पानी किस रंग का है। दैट वाज ब्यूटीफुल। थोड़ा विस्तार से बताइए, संकोच मत करिए। उन्होंने मुझे बोला था कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कैसे प्रशासन चलाएंगे। तो मैंने उनको ये बोला था कि तभी क्या हुआ था, मैं घबरा गया था, तो एक मेंबर ने बोला पानी पी लीजिए। तो मैंने सोचा कि अब क्या आंसर दूँ इसका। तो मैंने कहा सर पानी नहीं पी सकता मैं, क्योंकि ये गिलास जो है वो कांच का है। बोले कि क्यों, कांच का है तो उससे क्या अंतर पड़ता है। मैंने सर मैं स्टील गिलास में पीता हूँ पानी। तो जो हमारे डॉक्टर मेहता यानी कि जो अध्यक्ष थे, उनको बहुत गुस्सा आया। बोले ये क्या बकवास है, मतलब पानी गिलास जो चेंज होने से आप पानी नहीं पियेंगे स्टील का। मैंने सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, पानी महत्वपूर्ण है कि गिलास महत्वपूर्ण है। तो उनको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, सर्व करने की नीयत महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड को आप मीडियोक्रिटी या असफलता के उत्सव के तौर पर मत देखिए। पढ़ाई या खेलकूद, जहां आपका मन लगे वहां उम्दा प्रदर्शन और उम्दा स्कोर बहुत जरूरी है। प्रतिस्पर्धा भी जरूरी है ताकि आप नई कसौटियों पर खुद को कसें और बेहतर हो सकें। तभी आपके लिए नए नए दरवाजे खुलेंगे। जो आज अच्छे नंबर लाए, उन्होंने इस यात्रा का एक चरण पूरा किया। हम बस ये कह रहे हैं कि 10वीं या 12वीं के नतीजे जीवन का अंत नहीं होते, वो एक पड़ाव मात्र हैं। उनकी ज़रूरत पड़ती है। जब आप पासपोर्ट बनवाने चाहेंगे तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के एक सटीक प्रमाण पत्र के तौर पर उनकी ज़रूरत पड़ेगी। हम आज ही गए थे रिन्यू करवाने के लिए और तब हमने बरसों बाद अपनी मार्कशीट निकाली थी। अच्छा लगता है कभी कभार पलट कर देखना, पर सच्चा क्या है ये कि 10वीं और 12वीं के नतीजे ही आपको पूरी तरह से डिफाइन नहीं करते हैं। तो अपने हिस्से का जोर मारते रहिए, निराश मत होइए और घर वालों को बता दीजिए कि कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लल्लन टॉप है। इतने जल्दी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप निराशा में जब परीक्षा कक्ष में बैठे थे या इंटरनेट पर अपना रिजल्ट देख रहे थे तो आपको नहीं पता था कि बरसों बाद आप लल्लन टॉप शो की एंकरिंग कर रहे होंगे। वो कहानी फिर सही, पर मेरे दोस्तों आपने घबराना नहीं है। शुभ रात्रि।